हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित जो सब्जेक्ट वाला कोर्स है वो। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में, कंप्लीट कोर्स में। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूँ, ना केवल फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी बल्कि संपूर्ण भूगोल की हम यहाँ बात करेंगे। संपूर्ण भूगोल जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी को तो यहाँ पे कंप्लीट करेगा ही, साथ में अदर भी हैं, चाहे वो पीजीटी है, डीएसएसबी का पीजीटी है या नवोदय का पीजीटी है, केवी का जो एग्जाम है, उन सभी के लिए ये बेस्ट होने वाला है। यहां हम बात करने जा रहे हैं संपूर्ण भूगोल पे। और दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पर हम यहां चर्चा करने वाले हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटीरियर की हम बात करेंगे। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरी यहाँ पे दी हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो बस शुरू करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा हम ले रहे हैं और ये पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, मैं यहां पे आपको बताऊं कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के हमारे पास कुछ स्रोत हैं और उन स्रोतों को हम यहां पे तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत, ऐसा स्रोत प्रत्यक्ष कहलाएगा जिन्हें देखकर हम ये बता पाएं कि हाँ, वास्तव में पृथ्वी अंदर से ऐसी है या पृथ्वी इस प्रोसेस में होकर निर्मित हुई होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली चट्टानें हैं। ठीक है, चट्टानों की स्ट्रक्चर को देख के हम चट्टानों जिन चीजों से बनी हैं उन चीजों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी की जो रचना है वो कैसे हुई होगी या कैसी पृथ्वी अभी अंदर से है। बात करेंगे प्रत्यक्ष स्रोतों में सभी पे। और उसके बाद जो सेकंड जो प्रोसेस है, मतलब सेकंड जो जानकारी का स्रोत है वो है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, बट उन जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उन टेक्निक के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भूकंप विज्ञान है, जिसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, तो भूकंप विज्ञान वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं और ये एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा रह जाता है वो है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो सिद्धांत में जैसे लाप्लास की न्याहारिक परिकल्पना है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है और चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत है। इसी तरह से जोयपरीज और रित्तर की अवधारणा है, इन सभी की हम बात करेंगे। ओके, तो यहां पे हम ले रहे हैं प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन आते हैं, तो पहला जो स्रोत है प्रत्यक्ष में वो है ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत लावा तथा गैसें। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है और जो गैसें निकलती हैं उनके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की रचना हुई होगी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है एग्जाम्पल के लिए जैसे हैं चट्टानें। थर्ड है उल्कापिंड। उल्कापिंड भी एक ऐसी रचना होती है, जो आकाशीय उल्कापिंड होते हैं, पृथ्वी तक आते हैं। उनकी जब हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि हाँ, अगर उल्कापिंड ऐसे बनते हैं तो क्योंकि पृथ्वी भी तो एक आकाशीय पिंड ही है, तो पॉसिबल है कि जैसे उल्कापिंडों की रचना हुई है, जो खनिज उल्कापिंड में हमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली वही खनिज हमें पृथ्वी की जो भीतरी भाग है वहां देखने को मिलते होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हैं जैसे कि रिमोट सेंसिंग मेथड है, रिमोट सेंसिंग पद्धति है।
रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बता देता हूं क्या होता है कि जैसे रिमोट सेंसिंग के टेक्निक के माध्यम से, जिसको हम दूर संवेदन तकनीक कहते हैं, इसके माध्यम से हम भूगर्भ में उपस्थित जो मेटल है, मिनरल्स अन्य हैं, इसके अलावा जो पानी वगैरह है, उनकी हम खोज करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भी हमें ये पता लग सकता है कि हाँ, पृथ्वी वास्तव में भीतर से कैसी है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे ताप है, दाब है, घनत्व है, आयतन है, आयतन। ठीक है, ये एक ऐसे हैं प्रत्यक्ष स्रोत में हम इनको काउंट करते हैं, ताप, दाब, घनत्व, आयतन को। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत में हम बात करते हैं भूकंप एवं भूकंप विज्ञान को। भूकंप एवं भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, भूकंप एवं भूकंप विज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी ये कहलाता है। तो सिस्मोलॉजी की हम बात करेंगे। ओके, और उसके बाद है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में। तो सबसे जो प्रचलित सिद्धांत है उसमें हम बात करेंगे लाप्लास, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। सेकंड हम बात करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बाद हम जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत। ठीक है, एक चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है, एक हम बात करेंगे जोय परीज एवं रित्तर की अवधारणा। ठीक है, और चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, वो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के साक्ष्य हैं। तो अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो पहला स्रोत है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत, हम उसकी बात करेंगे कि क्या प्रत्यक्ष स्रोत हमें बताता है, और इन प्रत्यक्ष स्रोतों में हम इन सभी पे बात करेंगे। दूसरा, हम अप्रत्यक्ष स्रोत में हम चलेंगे, और फिर लास्ट में हम चलेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत है, चैम्बरलिन व मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत है, जोय परीज व रित्तर की अवधारणा है, और चंद्रमा की उत्पत्ति से कोई सिद्धांत है, तो उससे रिलेटेड हम जो भी हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, बस इस कड़ी में हम सबसे पहली बात करते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के जो हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा आपका जो वीडियो है उसमें पहला मैं यहां शुरू करता हूं, ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत लावा। तो दोस्तों, यदि हम बात करें ज्वालामुखी उद्गार से लावा की, तो ये लावा होता क्या है, यहां पे मैं आपको एक डिटेल बताता हूं एक एक को के बारे में। सबसे पहली बात, तो इन सबको हम मिटा देते हैं, इनको रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत लावा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी मान लीजिए ये है, ठीक है, और पृथ्वी के भीतर करीब 0 से 30 किलोमीटर, ये मान लीजिए 0 किलोमीटर है, और यहाँ पे हम इसको 30 किमी मान लेते हैं। तो 0 से 30 किमी तक की मोटाई में जिसका विस्तार है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, या हम बोलते हैं भूप्रपट्टी। तो ये भूप्रपट्टी कहलाता है। 0 से 30 किलोमीटर मोस्टली भूप्रपट्टी में हम काउंट करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अब इस जोन में अगर हम बात करें 30 किलोमीटर की गहराई से लेकर, तो 30 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक का एक आवरण होता है। 30 से 400 किलोमीटर की गहराई की अगर हम बात करें तो 30 से 400 किलोमीटर की गहराई के बीच में एक आवरण होता है। इस आवरण को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर या हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, ठीक है। 30 से 400 किलोमीटर की गहराई पर दुर्बलता मंडल का विस्तार होता है। अब ये दुर्बलता मंडल होता क्या है, तो यहां पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, एस्थेनोस्फेयर पृथ्वी की भीतर का वह भाग है जहां पे पृथ्वी तप्त एवं तरल अवस्था में रहती है। क्या खास बात है इस की, यहां पे हमारी जो पृथ्वी है तप्त एवं तरल अवस्था में रहती है। कैसे, किस अवस्था में रहती है? तप्त एवं तरल अवस्था में रहती है। और पृथ्वी का तप्त और तरल जो भाग है, उस तप्त एवं तरल भाग को जो यहां पे मिलता है, इसको हम यहां पे मैग्मा की संज्ञा देते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा, यानी ये जो मैग्मा हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तप्त तरल पदार्थ है, यही मैग्मा पृथ्वी की कमजोर सतहों को तोड़ते हुए, यही मैग्मा पृथ्वी की कमजोर सतहों को तोड़ते हुए धरातल से बाहर निकलता है और धरातल पर आके यहाँ पे इरप्शन होता है। किसके रूप में? ज्वालामुखी लावा के रूप में। तो यहाँ पे भीतर है मैग्मा और जब यहाँ पे बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने के बाद हम इसको बोलते हैं लावा। अब जब पृथ्वी की सतह पर लावा प्रकट होता है तो लावा की जब हम जांच करते हैं तो सिंपल है, लावा हमें सामान्यतः जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फेरस देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है। किसमें? लावा में। लावा में फेरस है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा सिलिका है और कई अम्लीय तत्व हैं जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम के सिलिकेट यहाँ पे मिलते हैं। तो कई एसिड और कई क्षारीय तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इस लावा से पता लगता है कि हाँ, हमारी पृथ्वी भीतर से कैसी है। तो सामान्य हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, यानी कि 30 से 400 किलोमीटर का तो जो भाग है, दुर्बलता मंडल जो कहलाता है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी बनी हुई है एसिड से, यानी अम्लीय पदार्थों से, क्षारीय पदार्थों से, इसके अलावा आयरन से, यानी कि जिसको हम फेरस बोलते हैं, तो फेरस से, मैग्नीशियम से, पोटेशियम से ये निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये तो बात हो जाती है हमारे लावा की। लावा और दुर्बलता मंडल के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ज्वालामुखी। अभी हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, और पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में हमने सबसे पहले लिया है स्रोत ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा व गैसें भी। गैसों की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस निकलती है भीतर से, वो जलवाष्प है। तो हम सीधा सा ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के भीतर सर्वाधिक मात्रा में जो गैस विद्यमान है वो जलवाष्प है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जलवाष्प उत्तरदायी रही है पृथ्वी पर जल युग के, यानी कई सैकड़ों वर्षों तक होने वाली बारिश के लिए और महासागरों के निर्माण के लिए भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात आती है चट्टान। चट्टान भी दोस्तों ज्वालामुखी की ही तरह एक हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। जब चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी हम कहते हैं। तो जब हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पेट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम चट्टानों की रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी निकालते हैं, चट्टानों की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं, और हमें ये पता लगता है उससे कि जिन खनिजों से चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो वास्तव में पृथ्वी का जो भीतरी भाग है उन्हीं चट्टानों से, उन्हीं खनिजों से निर्मित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो स्थल पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो वास्तव में चाहे वो अवसादी का फॉर्म हो, चाहे वो रूपांतरित हो, चाहे वो आग्नेय हो, कहीं ना कहीं उनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है, उस आंतरिक संरचना से निकलने वाले जो लावा है उसी से हुई है। ठीक है, कहने का अर्थ है जैसे आग्नेय है, आग्नेय के अपरदन और अपक्षय से अवसादी बनी और आग्नेय के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें बनी। तो प्राथमिक चट्टानों को हम किस रूप में शामिल करेंगे? आग्नेय चट्टानों के रूप में। तो प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती है? आग्नेय होती हैं। तो इन चट्टानों
से हमें ये पता लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से किस प्रकार के खनिजों से बनी है, और ये जो मिनरल्स हैं इनका किस प्रकार से जमाव हुआ है, ये सारी चीजें हम चट्टानों से जान पाते हैं। इसके डिटेल जो अध्ययन है, इसका हम डिटेल अध्ययन हम बात करेंगे जब हमारा चैप्टर होगा चट्टान, तो चट्टानों में हम इसे डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट उल्कापिंड पे। दोस्तों, अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड हैं, अंतरिक्ष से जब उल्कापिंड आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल को भेदते हुए, कुछ तो पहुंच ही नहीं पाते बेचारे, और कुछ आकार में जो बड़े होते हैं वो पहुंचते हैं, और जो पृथ्वी तक पहुंचते हैं और उनका जब हम अध्ययन करते हैं उल्कापिंड की संरचना का और उनमें उपस्थित जो केमिकल मिक्सचर है उसका, तो जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको लिंक कर सकते हैं पृथ्वी की रचना से। कारण है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम बात करें तो वो भी एक आकाशीय पिंड है और अंतरिक्ष में विचरण कर रही है। इसी तरह उल्कापिंड भी अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं, और बहुत सारे उल्कापिंड हैं, एस्ट्रॉइड है और क्षुद्र ग्रह भी हैं। एस्ट्रॉइड मींस क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह भी हैं, ठीक है। और उल्कापिंड जब पृथ्वी तक आते हैं, उनकी हम रचना का जब अध्ययन करते हैं तो पता लग पाता है कि हाँ, पृथ्वी की रचना भी ऐसे ही हुई होगी। तो ये कल्पना हम कर लेते हैं, लिंक हम इससे जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग दोस्तों एक आधुनिक मेथड है। इस आधुनिक मेथड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, दूर संवेदन टेक्निक के माध्यम से हम पृथ्वी के भीतर भाग में झांक सकते हैं। हम पृथ्वी के भीतरी भाग, जहां भूगर्भिक रूप से अगर खनिज दबे पड़े हैं, या कहीं हमारे पास जलीय स्रोत अवेलेबल है, या कोई क्रूड ऑयल अवेलेबल है, तो इन दूर संवेदन तकनीकों के माध्यम से हम विभिन्न जो जानकारियां हैं वो हासिल कर पाते हैं, और इन जानकारियों के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक जो रचना है उसका भी पता लग पाता है। बात आती है यहां पे ताप, दाब, घनत्व और आयतन की। दोस्तों, ताप, दाब, घनत्व और आयतन, यहां पे ये बड़ी बात है, इसे समझना होगा हमें कंटिन्यू कि तापमान क्या है, दाब क्या है, घनत्व क्या है और आयतन क्या है। इनके बारे में हम जानकारी निकालते हैं, और इनके माध्यम से, ताप, दाब, घनत्व के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक रचना को जानने का प्रयास करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ताप, दाब, घनत्व की, तो मैं यहाँ पे इन सबको एक साथ ही लिख देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे ताप की, यहाँ पे हम बात करेंगे दाब की, यहाँ पे घनत्व और यहाँ पे आयतन, ठीक है। इन चारों की हम बात करेंगे, और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को काफी हद तक बता पाते हैं, काफी हद तक, ठीक है, मतलब कंप्लीट तो नहीं बट काफी हद तक ये बता पाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ताप। दोस्तों, जब हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं, पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। ये तो आप जानते ही हैं, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है। या प्रति 100 मीटर की अगर हम बात करें, प्रति 100 मीटर पर, तो प्रति 100 मीटर पर लगभग 3 डिग्री जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो ताप वृद्धि है ये सभी जगह समान रूप से नहीं होती है, सभी जगह समान रूप से नहीं होती है। ये ताप वृद्धि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र का मतलब है, विवर्तन में आपको बता दूं, प्लेट टेक्टोनिक जो होता है उसको हम विवर्तन बोलते हैं हिंदी में। अब होता क्या है कि ये जो पृथ्वी के सतह हैं हमें नजर आती हैं, जिन पे हमारे भवन हैं, इमारतें हैं, हमारे खेत हैं, खलिहान हैं, घर हैं, ये सब जो पृथ्वी की सतह है, इस सतह को हम प्लेट कहते हैं। टूजो विल्सन नामक विद्वान ने इनको 1965 में फर्स्ट टाइम प्लेट कहकर बुलाया था। अब इन प्लेटों में गतिविधियां होती रहती हैं, हलचलें होती हैं। हमारे एक टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक की, तो हम उस पर बहुत ही अच्छे से हम बात करेंगे कि क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक की, यानी प्लेट विवर्तन क्या होता है। तो उनमें जो हलचलें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनका जो अध्ययन होता है उसको हम प्लेट विवर्तन कहते हैं।
तो टेक्टोनिकी दृष्टि से, विवर्तन दृष्टि से जो ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र होते हैं, जैसे कि वे स्थान जहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराएं, जिनको हम अभिसारी किनारे कहते हैं, तो अभिसारी किनारे जो होते हैं वहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, वो स्थान हो सकते हैं। इसके अलावा वे स्थान जहाँ पे नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, या वे स्थान जो कि भूगर्भिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान बढ़ने की दर अधिक होती है, ठीक है। यानी विवर्तनिक क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की जो दर है ना, गहराई के साथ वो अधिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों में ताप वृद्धि अधिक होती है, ताप वृद्धि अधिक होती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में ताप वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ताप वृद्धि की यदि हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 30 से 400 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी के भीतर एक ऐसा जोन है जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर में इतनी वृद्धि होती है कि हमारी जो चट्टानें हैं, यानी कि जो दुर्बलता मंडल है, वो पिघली हुई अवस्था में रहता है। दुर्बलता मंडल पिघली हुई अवस्था में रहता है, पिघली हुई अवस्था में रहता है, ठीक है। दुर्बलता मंडल पिघली हुई अवस्था में रहता है, और ये किस वजह से, बढ़ते हुए ताप की वजह से, यानी गहराई के साथ साथ ताप बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, एक विसंगति है। विसंगति का अर्थ ये है कि यदि दुर्बलता मंडल पिघली हुई अवस्था में रहे और अगर दाब भी बढ़ता रहे, दाब लगातार बढ़ेगा, तो दाब किसी भी वस्तु को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। संभव है ना, ठीक है। संभव क्या मतलब, एक फैक्ट है। यदि जैसे मान लो कि हम एक गीला तौलिया लेते हैं, ठीक है, गीला तौलिया, और गीले तौलिए को हम, पानी से भरा है गीला तौलिया है, हम उसको निचोड़ते हैं। निचोड़ने का मतलब हम उस पर दाब भी तो डाल रहे हैं। लगातार जब आप उस पर दाब डालोगे तो तौलिया सूखेगा। दाब के कारण क्या होगा, जो लिक्विड पदार्थ है वो किनारों से बाहर निकल जाएगा, और दाब के कारण जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाएंगे तो भार बढ़ता जाएगा, और भार बढ़ने की वजह से किस में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होगी, है ना। ये चीज ध्यान में रखना है। तो दाब लिख देता हूं मैं यहां, पृथ्वी की गहराई के साथ साथ, पृथ्वी की गहराई के साथ साथ दाब में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है, ठीक है। दाब में वृद्धि क्यों होती है, भार बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे चट्टानों पे भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, दाब में वृद्धि होती जाएगी। तो बढ़ती गहराई के साथ साथ दाब में वृद्धि होती जाती है। एवं एक खास बात है कि एवं बढ़ता हुआ दाब चट्टानों को तरल नहीं रहने देगा, ठीक है। जो दाब है वो दाब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो लिक्विड है वो साइड में से निकल जाता है, खत्म हो जाता है, और वो जो चीज है, वस्तु है, उस वस्तु को वो ठोस चट्टान में बदल देगा। तो अब यहां पे हमने पढ़ा है कि दुर्बलता मंडल पिघली अवस्था में रहता है, बट यहां हम पढ़ रहे हैं कि बढ़ता हुआ दाब चट्टानों को तरल नहीं रहने देगा। अब बढ़ते हुए दाब के बावजूद पृथ्वी भीतर से तरल पाई जाती है, बढ़ते हुए दाब के बावजूद पृथ्वी भीतर से क्या है, तरल है। तो फिर एक सोचने वाली बात आती है कि अगर दाब बढ़ ही रहा है, बढ़ते हुए दाब के साथ जो हमारी पृथ्वी है वो तरल कैसे रह सकती है, तो उसका एक सिंपल सा कारण है। उसका एक सिंपल कारण क्या है, पहला सिंपल कारण है दाब मुक्ति।
दाब मुक्ति। ठीक है, दाब मुक्ति का मीन्स क्या है? मान लीजिए ये चट्टाने हैं, ठीक है, ये 1 2 3 और 4, ये 4 चट्टाने हैं। अब ये हमारी जो चौथी चट्टान है, ये वाली जो चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर इस तीसरी का भार है, इस तीसरी के ऊपर इस दूसरी का भार है, दूसरी के ऊपर तीसरी का भार है और पहली का भार है, और कंप्लीट का भार फोर्थ पे है। तो फोर्थ दाब के कारण किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। ठीक है, दाब के कारण किस में बदल जाएगी? ठोस में। लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारी जो चट्टानें होती है ना पृथ्वी के भीतर की, इन चट्टानों के दाब सहन करने की एक सीमा और एक समय होता है, और उस सीमा से अधिक और उस समय से भी अधिक यदि दाब डाला जाए तो हमारी जो चट्टानें हैं वो टूट जाएंगी। भाई आप मान लीजिए कंक्रीट है, कंक्रीट पे हम खड़े हो गए, ठीक है, हमारा दाब वो कंक्रीट सहन कर सकती है और चट्टान नहीं टूटेगी, यानी कंक्रीट नहीं टूटेगी। लेकिन उस कंक्रीट के ऊपर यदि रोलर चला दिया जाता है, कंक्रीट के ऊपर यदि रोलर चला दिया जाए तो कंफर्म है कि वो कंक्रीट है जो चट्टान से ही बनी है वो टूट जाएगी, है ना। तो अब क्या होता है कि जो चट्टानें हैं उनमें दबाव सहन करने की एक सीमा होती है, और जब दबाव लंबे समय तक रहता है तो नीचे वाली जो चट्टान है वो टूट जाएगी। जैसे ही चट्टान टूटेगी तो क्या होगा? इस 4 नंबर के नीचे वाली जो चट्टान है 5वीं, ठीक है, यहां से ये चट्टान टूट के साइड में हट गई, और चट्टान टूटने से यहां पे दाब कम हो गया, और दाब कम, इसको ही हम क्या बोलते हैं? दाब मुक्ति। और जैसे ही दाब मुक्ति हुई तो नीचे 5 नंबर वाली जो चट्टान है वो पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वो इसे पिघला देता है। पृथ्वी का जो भीतर का तापमान है वो इसे पिघला देता है। अब पृथ्वी के भीतर तापमान जनन का क्या कारण है कि इतना टेम्परेचर पृथ्वी के भीतर कहां से आया? तो टेम्परेचर के यहां पे 2 कारण माने जाते हैं। पहला जो कारण माना जाता है वो होता है कि पृथ्वी के भीतर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी के भीतर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, और पृथ्वी के भीतर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, रेडियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं और भीतर से ऊष्मा क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, इतने बड़े ज्यादा तापमान के जनन का कारण है कि पृथ्वी की जो गुरुत्वीय ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है ना, ये कारण है गुरुत्वीय ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण। और इसी वजह से क्या होता है, इतना जो तापमान है वो पृथ्वी के भीतर जन्म लेता है, और इतने तापमान के कारण चट्टानों में जैसे ही दाब मुक्ति की घटना होती है उससे नीचे वाली चट्टानें पिघल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतना अधिक जो तापमान है वो चट्टानों को ठोस नहीं रहने देगा। जैसे ही दाब मुक्त होगा चट्टानें पिघल जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई दाब और ताप के बारे में, उनका संबंध। दूसरी बात हम करते हैं घनत्व के बारे में। ठीक है, घनत्व की हम बात करते हैं। दोस्तों, बढ़ते दाब के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, बढ़ते दाब के साथ क्या होता है? घनत्व में वृद्धि होती है। भाई दाब बढ़ेगा तो घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। कन्फर्म है ना। जैसे अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करते हैं तो सतह का जो दाब है, यानी सॉरी घनत्व है, वो होता है करीब 2.8 से लेके 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी तक मान ली सकते हैं। 2.8 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पृथ्वी के भीतर ही यानी कि मध्यवर्ती भाग की हम बात करें, पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग की बात करें तो ये होता है करीब 4.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर हम बात करें तो आंतरिक भाग यानी बिल्कुल सेंटर में, कोर में चले जाते हैं तो पृथ्वी के कोर का जो घनत्व होता है 11 ग्राम प्रति घन सेमी। तो पृथ्वी के कोर का जो घनत्व है वो है 11 ग्राम प्रति घन सेमी। मध्यवर्ती भाग का घनत्व 4.3 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी, और 2.8 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी सतह का घनत्व। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि बढ़ती गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि क्यों हो रही है?
जबकि यहां पे तो एक भाग ऐसा है पृथ्वी का जो कि तरल अवस्था में रहता है। यदि हम अपर कोर की, पृथ्वी में भी कोर भी दो होती हैं, एक होता है अपर कोर और एक होता है इंटरनल कोर। तो पृथ्वी का जो अपर कोर है यानी ऊपरी जो कोर है पृथ्वी का, यदि ऊपरी कोर की हम बात करें तो ऊपरी कोर जो है वो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। और मेंटल जो है वो मेंटल भी किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। मेंटल मींस जो हमारा मेंटल में जो 30 से 400 किलोमीटर की गहराई होती है, दुर्बलता मंडल, तो वहां पे जो मेंटल है उसमें भी क्या होता है? घनत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जो ऊपरी कोर है हमारा, अपर जो कोर है, ऊपरी कोर, वो भी किस अवस्था में है? ऊपरी कोर तरल अवस्था में है, लेकिन उसके बावजूद घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो इससे एक ही चीज पता लगती है, इससे एक ही चीज पता लगती है कि क्या कि पृथ्वी का ऊपरी कोर तरल है, उसके बावजूद भी गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो हम सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी कोर बना ही ऐसी चट्टानों से है जिनका घनत्व पहले से ही अधिक है। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी का ऊपरी कोर फेरस से बना है, ठीक है, तो फेरस और निकिल से बना है हमारा कोर। तो फेरस और निकिल से जो है हमारा ये कोर बना है, तो कंफर्म है कि इनका घनत्व पहले से अधिक रहता है। अतः हमारा जो कोर है वो बना ही ऐसी चट्टानों से है जिनका घनत्व अधिक रहता है। अतः तरल अवस्था में होते हुए भी इस कोर का घनत्व क्या रहता है? अधिक रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरी बात हम बात करते हैं आयतन के ऊपर। आयतन दोस्तों, क्या यहां पे अगर हम बात करें आयतन की, तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आयतन की यदि हम बात करेंगे तो घनत्व के बढ़ने के साथ साथ आयतन में कमी होती है। घनत्व बढ़ता है तो आयतन में कमी आती है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें मेंटल की बात करें तो मेंटल का जो घनत्व है वो कोर से कम है। अतः इसी वजह से पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसका समस्त आयतन का 83% किस में पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% मेंटल में पाया जाता है और 68% द्रव्यमान का भी मेंटल में पाया जाता है। 68% द्रव्यमान और 83% जो आयतन है वो कहां पे देखने को मिलता है दोस्तों? मेंटल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक विस्तृत भाग है वो कौन है आंतरिक आधार पर? तो पृथ्वी का सर्वाधिक विस्तृत भाग कौन है? मेंटल है, क्योंकि उसमें संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का तो 83% है और द्रव्यमान का करीब 68% है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ताप, दाब, घनत्व और जो आयतन है ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो किन चीजों से बनी है, कैसे पृथ्वी के भीतर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, कैसे घनत्व के बढ़ने के बावजूद, दाब बढ़ने के बावजूद पृथ्वी तरल है। ये सारी चीजें हमें बताता है। ये चीजें हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी देती हैं, ताप, दाब, घनत्व और आयतन। तो दोस्तों ये तो हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत पे। अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है? अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें जानने को मिलता है भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी जो है भूकंप विज्ञान है। ये पृथ्वी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य वो कौन है? वो है भूकंप विज्ञान। और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम आगे बात करेंगे, जब विभिन्न सिद्धांतों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पे हम इन चीजों को देखेंगे। बट अभी मैं आपको बताऊं कि भूकंप विज्ञान में भूकंपीय जो तरंगे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बखूबी बता सकती हैं। कैसे? सिंपली है, अगर हम भूकंपीय तरंगों की बात करें तो जिनमें पी तरंगे होती है, जिनको हम प्राइमरी तरंग कहते हैं, तो प्राइमरी जो तरंग हैं इन तरंगों को हम लेके ही चलते हैं साथ साथ में, और इन तरंगों की कुछ विशेषताएं हैं उनको भी जानते हैं। भूकंप विज्ञान में तो हम पी तरंगों, एस तरंगों और एल तरंगों की बात करते हैं। पी, एस और एल यहां पे हमने ली। तो एल तरंगों का तो कोई विशेष इश्यू है नहीं, क्योंकि ये तो धरातलीय तरंगे होती हैं, ये तो धरातलीय तरंगे हैं।
ये पृथ्वी के भीतर पहुंचती ही नहीं है, धरातल से उत्पन्न होती हैं और धरातल पर ही आके खत्म भी हो जाती हैं। तो एल तरंगों से हम विशेष कोई आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं रख पाएंगे। हम बात करते हैं एस और पी तरंगों पे। देखो इन तरंगों की खास बात है, ये सभी की सभी क्या है, भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, पहली विशेषता इनकी ठोस भाग में तेज गति से गति करती है, तेज गति से गति करती है। ठीक है भाई, ठोस भाग में ये तेज गति से गति करती है। दूसरा आता है कि समान घनत्व वाली चट्टानों में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है भाई, ठोस भाग अगर होगा तो ये तेज गति से गति करती रहेंगी। ठीक है, आगे पी तरंगे ठोस, गैस और तरल, ठोस गैस और तरल तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, यदि हम बात करें सबसे पहले इन पे, इस विशेषता पे, ठोस माध्यम में, ठोस भाग में तेज गति से गति करती है। देखो यदि हम पीएस तरंगों को हम देखें तो क्या होता है कि जब ठोस माध्यम इन्हें मिलता है, हमारी जो पृथ्वी ठोस तरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो ठोस माध्यम जब इन्हें मिलता है तो तेज गति से गति करती हैं। ठीक है, और जैसे ही इनकी गति स्लो डाउन हो जाए तो कन्फर्म में हमें यह मान लेना चाहिए कि यहां पे ठोस भाग नहीं है, यहां पे पृथ्वी तरल अवस्था में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं तो पृथ्वी के भीतर करीब 100 से 200 किलोमीटर का एक ऐसा जोन होता है गहराई में, जिसे हम लो वेलोसिटी जोन कहते हैं, निम्न गति मंडल कहते हैं। और ये निम्न गति मंडल कहने का अर्थ है कि यहां पे जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो कंफर्म है कि अगर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर ये अगर गति नहीं कर पा रही है या गति स्लो कर हो गई है तो कंफर्म है कि ये पृथ्वी का जो भाग है ये कैसा है, या तो तरल अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। तो ध्यान रखना है, तो ये हम याद रखेंगे। तो पृथ्वी का एक भाग ऐसा है जो कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है, जिसको 100 से 200 किलोमीटर का एरिया हम मानते हैं, जिसको लो वेलोसिटी जोन या निम्न गति मंडल की संज्ञा देते हैं। दूसरा, समान घनत्व वाली चट्टानों में सीधी रेखा में गमन करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि यदि एक समान घनत्व वाली चट्टानें हो और इसमें यदि तरंगों को चलाया जाए या तरंगे गमन करती हैं तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। बट यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन भूकंपीय तरंगों का जो मार्ग है कभी भी सीधा देखने को नहीं मिलता है। यह मार्ग हमेशा वक्राकार होता है और यह वक्राकार मार्ग साबित करता है कि पृथ्वी की जो रचना हुई है वो भिन्न भिन्न घनत्व वाली चट्टानों से हुई है। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ठोस, गैस, तरल तीनों माध्यम में गति कर सकती है, तो पी तरंगे जो हैं, पी तरंगे वो एकमात्र तरंगे होती हैं जो पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, कोर तक जा सकती हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं पृथ्वी के कोर की, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो कोर है वो करीब 2900 किलोमीटर से लेकर सेंटर में 6371 या करीब 6400 किलोमीटर गहराई तक विस्तृत है।
इसमें भी जो अपर कोर है वो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक है, और अपर जो कोर है यहां पे मान लीजिए पी और एस दोनों साथ साथ आ रही हैं, तो पी तरंग तो यहां कोर के भीतर सेंटर तक आ जाती है पी तो, बट जैसे ही एस आती है एस तरंग यहां तक तो आती है, लेकिन अपर कोर में जैसे ही पहुंचती है अपर कोर में आके एस लुप्त हो जाती है। ऊपरी कोर में एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं, एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। और दोस्तों याद रखो, जब ऊपरी कोर में एस तरंगे लुप्त हो गई, इट मींस कि एस तरंग क्या है, तरल है। सॉरी, एस तरंग नहीं, जो ऊपरी कोर है 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक का जो भाग है वो किस अवस्था में है, तरल है। तो एस तरंगों से ही हमें पता लग पाता है कि हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी कोर है वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो भूकंपीय तरंगे ही हैं जो हमें ये ज्ञान देती हैं। अब आंतरिक जो कोर है वो ठोस है। आंतरिक कोर क्या है, ठोस है। तो ये कैसे पता लगा कि आंतरिक कोर ठोस है? तो यहां पे पहली खास बात कि एस तरंगे तो लुप्त हो जाती है, पी तरंगों की गति में कमी आती है, और जैसे ही इस दूरी को पार कर जाती है 5150 किलोमीटर की गहराई को, तो पी तरंगों की जो गति है वो अचानक से बढ़ जाती है, 14 किमी पर सेकंड तक चली जाती है। पर आवर बोलने वाला था मैं, तो 14 किमी पर सेकंड तक चली जाती है। तो ऐसे में हमें यहां लिखा है कि ठोस भाग में तेज गति से गति करती है। तो जैसे ही यहां पे गति बढ़ जाती है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, जिसी वजह से हमारी जो पी तरंगे हैं उनकी गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, हम भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की जो परतें हैं उनका डिवाइडेशन करेंगे, कंप्लीट की हम बात करेंगे एक एक सिद्धांत को लेकर, यानी नेशनल ज्योग्राफी जो सोसाइटी है या नेशनल ज्योग्राफी मतलब इंटरनेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी फॉर जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार भी हम बात करेंगे, भूकंप विज्ञान के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, इसके अलावा होम्स के अनुसार, वांडर ग्रांट के अनुसार, सभी जो सिद्धांत हैं हम उनमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। अभी हमारे पास यहां पे सिर्फ इतना ही हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है। अप्रत्यक्ष स्रोत में हम पृथ्वी की रचना को किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है वो हम आगे जो सिद्धांत है उनमें बात करेंगे। अब बात आती है हमारे जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड। तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत है उसमें लाप्लास का निहारिका जो परिकल्पना है, तो लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, लाप्लास वैसे निहारिका परिकल्पना, निहारिका एक वायवीय अवधारणा रही है, बट फिर भी लाप्लास ने पृथ्वी को आंतरिक भाग पृथ्वी का कैसा बताया है, तरल बताया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या बताया है, तरल बताया है। इसके अलावा चैम्बरलिन और मोल्टन की बात करें तो चैम्बरलिन और मोल्टन ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को ठोस बताया है। और इसके अलावा जॉयपरीज रित्तर की बात करें तो उसने पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसीय बताया है, जो गलत है। और इसके अलावा जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो उसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल बताया है। यानी सिंपल हम यहां लिख भी सकते हैं जो लाप्लास है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल बताते हैं, ठीक है। जेम्स जीन्स हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल बताते हैं। चैम्बरलिन और जो मोल्टन हैं वो ठोस बताते हैं, ठीक है। और जॉयपरीज एवं रित्तर हैं वो आंतरिक भाग को गैसीय बताते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक जो स्रोत हैं, आंतरिक जो रचना है उसके बारे में हमने बात की है। फ्रेंड्स, आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर, और उन सिद्धांतों में हम ये जानेंगे
कि कौन सा सिद्धांत पृथ्वी को किस प्रकार से बताता है। ठीक है, जैसे एक तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे, इसके अलावा इंटरनेशनल जो है क्या संस्था है एक जो जियोडेजी और जियो फिजिक्स से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी फॉर जियोडेजी एंड जियो फिजिक्स से रिलेटेड है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एडवर्ड स्पेस है, होम्स है, वांडर ग्रांट हैं, इन सभी पर हम अच्छे से बात करेंगे एक एक की। और भूकंप विज्ञान के बारे में भी हम बात करेंगे कि भूकंप विज्ञान भी पृथ्वी को किन किन परतों में डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।